अब सेंटर स्टेट रिलेशन देखते हैं। ये लेक्चर 3 है, ठीक है। इसमें देखो सेंटर स्टेट रिलेशन में पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन जो 245 से 255 आर्टिकल के अंदर आता है, पार्ट नंबर 11। तो सेंटर स्टेट रिलेशन की जो बात आती है वो पार्ट नंबर 11 की बात है, राइट। बता देते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है? पार्लियामेंट का तो है होल और पार्ट ऑफ कंट्री, स्टेट का है स्टेट, ठीक है। अब आता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, मतलब एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे सिटीजन की प्रॉपर्टी है, इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस पे जो लेजिस्लेशन बनाता है वो पार्लियामेंट बनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन ऑन द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कुछ जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं पार्लियामेंट की टेरिटोरियल जुडिक्शन पे। कहाँ कहाँ पर? फॉर एग्जांपल जो 4 यूटीज़ हैं, इसमें से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। अब फिलहाल तो दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव एक हो गया है। तो 3 जो यूटीज़ है उसमें प्रेसिडेंट केवल लॉ बना सकता है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पार्लियामेंट की टेरिटोरियल जुडिक्शन पे रिस्ट्रिक्शंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो पहला ये कि जो प्रेसिडेंट होगा वो 3 यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में खुद रेगुलेशन कर सकता है फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के नाम पे। पीस, PPG, पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस, राइट। और जो ये रेगुलेशन रहेगा उसका सेम इफेक्ट रहेगा एज दैट ऑफ पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट के जो एक्ट का रहता है वही इफेक्ट रहेगा। इट में ऑल्सो रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट रिपील या अमेंड कर सकता है। अब देखो शेड्यूल 5 जो रहता है उस पर गवर्नर एम्पावर टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई और अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, ठीक है। शेड्यूल एरिया मतलब शेड्यूल 5 का जो एरिया है, एक मिनट, जो शेड्यूल 5 का एरिया है इसमें गवर्नर का पूरा रहता है कि वो चाहे तो कोई पार्लियामेंट का एक्ट या तो अप्लाई ना हो या तो अप्लाई हो मॉडिफिकेशन के साथ में, ठीक है। और जो शेड्यूल 6 है, जो 6 शेड्यूल है उसमें 4 होते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसमें जो असम वाला पार्ट रहता है सेम कंडीशंस असम पे भी लगती है। गवर्नर और असम कह सकता है कि कोई पार्लियामेंट का एक्ट लगेगा या फिर लगेगा विथ मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये गवर्नर पे डिपेंड करता है। बट इन दोनों ही केस में प्रेसिडेंट की कंसेंट इंपॉर्टेंट है। बिना प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट के सब कुछ नहीं करेगा गवर्नर। अब जो शेड्यूल 6 का जो असम वाला एरिया है उसमें तो गवर्नर करता है, लेकिन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कौन करता है? इसमें प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट एंजॉय द सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कि पार्लियामेंट का एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा फिर मॉडिफिकेशन साथ लगेगा, कैसे भी लगेगा प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब देखो शुरुआत में सेंट्रल लिस्ट में हमें 97 सब्जेक्ट थे, उसमें बाद में 3 जोड़ा गया तो अब 100 हैं। स्टेट लिस्ट में 66 थे। ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट हमेशा ही कम की जाएगी, तो कम करके 5 कम कर दिया तो 61 हो गए। कंकरेंट लिस्ट 57 थी। अब जो स्टेट में जो 5 कम किए हैं ना, वही तो इसमें 5 जोड़ दिए हैं, जोड़ दिया तो हो गया 52। तो अब मतलब काउंटिंग देखा तो जाए तो सेंटर सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है स्टेट, उसके बाद है कंकरेंट, ठीक है। अब देखो जो एक्ट की बात है, जो 1935 का एक्ट था उसमें जो रेजिडुअरी पावर थी गवर्नर जनरल के पास थी। बट एट प्रेजेंट इंडिया में क्या है, जो रेजिडुअरी पावर है पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है। हमने कनाडा में क्या होता है कि रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास होती है। US में क्या होता है, रेजिडुअरी पावर स्टेट के पास होती है। विच लॉ प्रिवेल्स, किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सबसे पहले तो यूनियन लिस्ट में जो लॉ बना है वो प्रिवेल करेगा क्योंकि उसे पार्लियामेंट ने बनाया है। कंकरेंट लिस्ट में का लॉ प्रिवेल करेगा, फिर स्टेट लिस्ट का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है और स्टेट लॉ। बट अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें सेंट्रल लॉ बना, फिर उसे रिजर्व कर लिया गया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने एसेंट भी दे दी, और उस केस में स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा। पार्लियामेंट लेजिस्लेट इन स्टेट फील्ड, मतलब पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड में पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है। ऐसे 5 केस होते हैं। पहला केस स्टेट इंटरेस्ट, पहला केस नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा नेशनल इमरजेंसी, ठीक है।
252। तीसरा आता है स्टेट रिक्वेस्ट, फिर स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट रिक्वेस्ट, स्टेट इमरजेंसी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो ठीक है, अब देखो एक एक करके देखते हैं। नेशनल इंटरेस्ट आर्टिकल 249 के अंतर्गत आता है। इसमें राज्यसभा पास करती रेजोल्यूशन, एक पास करेगी रेजोल्यूशन जो कि इसकी मेजॉरिटी रहेगी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। रेजोल्यूशन एक साल के लिए पास होता है, उसको रिन्यू भी कर सकते हैं। अब जैसे जो जो रेजोल्यूशन पास करती है राज्यसभा और फिर वो पार्लियामेंट एक्ट बनाता है, तो उस फील्ड में स्टेट कैन ऑल्सो मेक लॉज। ठीक है, लेकिन कन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर विन करेगा। अब इसमें देखो क्या है, इसमें कह रहा है लॉ सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर 6 months ऑफ रिमूवल ऑफ द रेजोल्यूशन। जैसे ही जब तक रेजोल्यूशन चल रहा है तब तक तो लॉ चलेगा। जब रेजोल्यूशन बंद हो जाएगा, मतलब 1 साल क्या है तो 1 साल बाद बंद हो जाएगा, तो 1 साल बाद बनेगा तो उसके जिस दिन से बंद हुआ उसके 6 महीने तक ये लॉ की और ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, जो भी लॉ रहेगा तब तक वो इफेक्टिव रहेगा रेजोल्यूशन खत्म होने के 6 महीने बाद तक। अब आता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 252 रीड बिट आर्टिकल 353। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, और क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है तो इसे कोई, जैसे मान लो जब होती है स्टेट इमरजेंसी तो ये होता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, बट नेशनल इमरजेंसी है तो मतलब इमरजेंसी में कोई स्टेट की गलती तो है नहीं, तो स्टेट कैन ऑल्सो मेक लॉ, बट अभी कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ तो पार्लियामेंट जीतेगी। ठीक है, और लॉ इज टू हैव इफेक्ट 6 months ऑफ द रिपल्सन ऑफ इमरजेंसी। तो ये जो लॉ बनेंगे, ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम बने हैं, ये कब तक चलेंगे? जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने बाद तक चलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 6 महीने, इसमें भी 6 महीना। अब स्टेट रिक्वेस्ट से नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट रिक्वेस्ट, स्टेट इमरजेंसी। तो स्टेट रिक्वेस्ट में क्या होता है, व्हेन 2 or more स्टेट पास ए रेजोल्यूशन, ठीक है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर देगी एप्लीकेबल टू दैट स्टेट ओनली। जब 2 या 2 से अधिक स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करते हैं तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और ये एप्लीकेबल होगा ओनली उन्हीं स्टेट्स के लिए। ठीक है, लॉ इन फ्यूचर अमेंडेड, जो ये लॉ जो बन जाएगा इन फ्यूचर में उसको अमेंड करना है या रिपील करना है तो पार्लियामेंट ही करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकती है। क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, तो अब रिपील करना है या कुछ भी करना है ये केवल स्टेट ही करेंगे और ये इंडिफिनिटली चलेगा। स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट अब जब स्टेट में इमरजेंसी लग गई है तो सारी पावर प्रेसिडेंट के पास आ गई है और जो भी लॉज बनाएंगे वो पार्लियामेंट बनाएंगी। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ। लॉ एग्जिस्ट इंडेफिनेटली अनलेस इट इज़ अमेंडेड और अमेंडेड बाय कंप्लीट अथॉरिटी। और ये लॉ हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, अपने से ख़त्म नहीं होगा जब तक कि जब स्टेट इमरजेंसी हट जाती है फिर कंप्लीट अथॉरिटी लॉज बनाती है, तब भले हटा दो, लेकिन इनकी खुद से हटने की कोई लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे ऊपर केस में 6 महीने बाद बंद, 6 महीने बाद बंद, ऐसा नहीं। इसमें भी इंडेफिनिटली चलेगा, इसमें भी इंडेफिनिटली चलेगा। और इस वाले में तो स्टेट रिक्वेस्ट वाले में तो पार्लियामेंट ही रिपील करेगा या फिर अमेंड कर सकता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट 253 है। इसमें क्या होता है कि इंडेफिनिटली चले, कोई लॉ बनता है तो इंडेफिनिटली चलेगा। अब बता रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी आती है तब क्या रहता है? इमरजेंसी आती है अंडर 253। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी है, सॉरी 352। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 352। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में क्या, अब सेंटर स्टेट रिलेशन देखना। जब इमरजेंसी आती है नेशनल इमरजेंसी में, द सेंटर बिकम इंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट एंड एनी मैटर। किसी मैटर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है। दस स्टेट गवर्नमेंट आर बॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर। ठीक है, पूरी तरह से कंट्रोल सेंटर कंट्रोल में आ जाती है, दो दे आर नॉट सस्पेंडेड। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी तो सस्पेंड करने का कोई मतलब तुक नहीं बनता ना, क्योंकि स्टेट की गलती नहीं तो सस्पेंड क्यों करोगे? सस्पेंड नहीं होती है, लेकिन पूरी अंदर कंट्रोल सेंटर की रहेंगी। ठीक है, प्रेसिडेंट जब रूल आता है तो क्या होता है? प्रेसिडेंट कैन एज्यूम हिमसेल्फ द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पावर वेस्टेड इन द गवर्नर। सारी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। अब लॉ एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट लेगा, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेंगे प्रेसिडेंट, और लॉ में बनाएगी पार्लियामेंट फॉर स्टेट के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या हो गया? सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट टू ऑब्जर्व द कैन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। अच्छे से पैसा खर्च करो, ठीक है। कैन गिव
अदर नेसेसरी डायरेक्शन इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ सैलरी ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जज, किसी भी सैलरी कम कर सकते हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी हमारी इमरजेंसी चल रही है, तो इतना सीवियर कंडीशन है, किसी भी पैसे से कम कर सकते हैं। अदर प्रोविजन में देखो आर्टिकल 355 क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट, आर्टिकल 355 इम्पोज टू ड्यूटीज टू सेंटर, ठीक है। आर्टिकल 355 कहता है टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहली बात तो कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाओ, एंड दूसरी बात कहता है टू इंश्योर द गवर्नमेंट शुड कैरिड ऑन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो बात होती है 355 के अंतर्गत, दो बातें सेंटर को, ड्यूटी है सेंटर की, ये इंश्योर करना है कि स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस दोनों से प्रोटेक्ट किया जाए, और दूसरा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। इसीलिए तो गवर्नर की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस क्या कौन से हैं, जैसे नीति आयोग है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, जोनल काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ठीक है। अब एक बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तीनों अपॉइंट किए जाते हैं भाई गवर्नर, रिमूव किए जाते हैं भाई प्रेसिडेंट। ये कभी भी आ सकता है कन्फ्यूजन के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं भाई गवर्नर, रिमूव किया जाता है भाई प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन कैसा रहता है, ठीक है। इसमें यह है कि नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो आप कोई टैक्स इम्पोज करना है तो उसके लिए लॉ लेके आएंगे, और ऐसे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कभी नहीं आप टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जो आर्टिकल 266 के अंदर होते हैं, कंसोलिडेटेड 266, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, सॉरी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए फॉर विड्रॉल। कंटिजेंसी फंड क्या है, 267 के अंदर आता है कंटिजेंसी फंड, ठीक है। इसमें क्या है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, पार्लियामेंट एक्टेड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, पार्लियामेंट ने कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 बनाया है। दिस फंड इज़ हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, इस फंड को फाइनेंस सेक्रेटरी मैनेज करता है। और फाइनेंस सेक्रेटरी किस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये वही डिपार्टमेंट है जो बजट के बारे में बातें करता है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करता है, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइज़र के बारे में बातें करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में जो हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्ड करता है कंटिजेंसी फंड को, ठीक है। ये किसके बिहाफ पे हेल्ड करता है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, और उस पर पैसा निकालने का एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है। फाइनेंस बिल 2021 के अंतर्गत 500 करोड़ से 3000 करोड़ इसकी वैल्यू कर दी गई है। एलोकेशन ऑफ टैक्सेशन पावर, ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड टैक्सिंग पावर, ऑल्सो प्लेस सम रिस्ट्रिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, रेजिड्यूरी पावर ऑफ वेस्टेड विद पार्लियामेंट, मतलब टैक्सेशन में भी जो रेजिड्यूरी पावर है वो पार्लियामेंट में, हमारे हर चीज़ में रेजिड्यूरी पावर पार्लियामेंट में, क्योंकि हमें सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाना था। अब एक बात समझो, ये उतना अच्छा समझ में आया लेकिन इसको समझ लो, देर आर नो टैक्स इंक्रीज इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इन अदर वर्ड, कंकरेंट jurisdiction is not available with respect to tax legislation, concurrent jurisdiction is not available with respect to tax legislation, but आर्टिकल जो 101 का अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, इसमें जीएसटी आया था। दिस अमेंडमेंट हैज़ मेड एन एक्सेप्शन बाय मेकिंग ए स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। दिस अमेंडमेंट हैज़ कन्फर्ड कंकरेंट पावर अपॉन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज गवर्निंग जीएसटी, ठीक है, ये है। दिस अमेंडमेंट हैज़ मेड concurrent power upon the parliament and state legislature to make law governing GST। अब आता है दो तरह की ग्रांट के बारे में देखते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट और डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ठीक है। अब ये होती क्या है, पहले तो तुम ऐसा समझो कि जो स्टैट्यूटरी ग्रांट, ये जो दो ग्रांट्स हैं ये स्टेट को दी जाती हैं, पहली बात। और किस किस आर्टिकल के अंतर्गत, जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है वो आर्टिकल 275 के अंदर दी जाती है, और जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है 282 के अंदर दी जाती है। 275 के अंदर जो कौन देता है, ये ग्रांट देता कौन स्टेट को, पार्लियामेंट देता है। पार्लियामेंट मेक ग्रांट्स टू स्टेट विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड में है उनको दी जाती है। नॉट टू एवरी स्टेट, हर स्टेट को नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई मतलब ऐसा रूल नहीं कि सारे स्टेट को देना है, एक बराबरी का देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल उन्हीं स्टेट को जिनको नीड है इस चीज़ की, नीड वाले स्टेट्स को, ठीक है, नॉट एवरी स्टेट। दीज सम आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एवरी ईयर। और ये जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है ये चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, इस पे। एंड द स्टैट्यूटरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 275 आर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये जो दी जाती है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दी जाती है। पहली बात तो ये जो इस
आर्टिकल 275 एक स्टैचुरी ग्रांट है, तो मतलब एक बहुत नियम कानून वाली ग्रांट है, तो उसके लिए एक बॉडी होगी जो बताएगी आपको इतना देना है इसको, इतना देना है इसको, और वो क्या फाइनेंस कमीशन है, जब फाइनेंस कमीशन बताता है तो पार्लियामेंट देती है उन स्टेट को जिनको इसकी नीड है, और सबको नहीं देती, और ये चार्ज किया जाता है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट क्या होता है, आर्टिकल 282 के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, बोथ से सेंटर और स्टेट दोनों ही ग्रांट दे सकते हैं, ठीक है, और इवन उनको भी दे सकते हैं जिनमें इनका जुडिक्शन भी नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी नहीं। फॉर एग्जांपल यूपी चाहे तो एमपी को ग्रांट दे सकता है, ठीक है। अब यूपी का तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है नहीं एमपी में, लेकिन फिर भी दे सकता है। वैसे भी ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट में तो कुछ भी अलाउ कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये मर्जी के ऊपर है। दीज ग्रांट्स आर आल्सो नोन एज डिस्क्रिशनरी ग्रांट, द रीजन बीइंग दैट सेंटर इज अंडर द नो ऑब्लिगेशन टू गिव दीज ग्रांट्स। यहाँ पे सेंटर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ये ग्रांट्स को दे ही दे, ठीक है, और सेंटर चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है देने की, तब तो डिस्क्रिशनरी बोला गया है। अदर ग्रांट्स में देख लो, देखो अब इसमें अदर ग्रांट्स में कुछ देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, फॉलोइंग बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ बिल हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो जब उस प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन करेगा। एक्चुअली ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल विल बी इंट्रोड्यूस एज मनी, ये सारे के सारे एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसमें प्रेसिडेंट की जो एसेंट है वो ज़रूरी होगी, मतलब प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होगा। तभी तो कहा गया कि पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिलेगी। उसमें कुछ एक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिल विच इम्पोज वेरियस टैक्स एंड ड्यूटीज़ इन द स्टेट विच आर इंटरेस्टेड, ऐसा कोई बिल जो वेरियस टैक्स एंड ड्यूटीज इम्पोज करे। बिल विच वेरीज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। बिल विच अफेक्ट प्रिंसिपल विच मनी आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेबल टू स्टेट्स, बिल विच इम्पोज एनी सरचार्ज। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इन सब में मनी ऐसे मनी बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे पार्लियामेंट में, और इसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें प्रायर रिकमेंडेशन और प्रेसिडेंट चाहिए होती है। अब बारोविंग की बात करते हैं, सेंटर और स्टेट की बारोविंग बाय सेंटर एंड द स्टेट। देखो सेंटर कैन बारो, वो तो सेंटर तो चाहेगा तो विद इन इंडिया और विदाउट आउटसाइड इंडिया भी कर सकता है, बारो कर सकता है। और सेंटर बारो करता है, उस पर क्या मतलब मॉर्टगेज तरह पे क्या है उसके पास, बारो करता है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे बारो करता है, और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के वजह से ही एक लिमिट फिक्स की जाती है बाई पार्लियामेंट, विद द फिक्स लिमिट ऑफ पार्लियामेंट। हम कितना बारो करेंगे, मतलब सेंटर कितना बारो करेगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो कैन बारो ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद इन एंड आउटसाइड इंडिया विथ लिमिट फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, एंड कैन मेक लोन टू एनी स्टेट और गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट टू द लोन रेज्ड बाय एनी स्टेट। और जो सेंटर होता है वो क्या कर सकता है, किसी भी स्टेट को लोन दे सकता है, या फिर कोई स्टेट जो लोन ले रहा है उसकी गारंटी दे सकता है, ठीक है। अब स्टेट का क्या है, स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट सेंटर्स कंसेंट इफ रिमेनिंग आउटसाइड आउटस्टैंडिंग लोन्स टू द सेंटर, ठीक है, और इन लोन्स वेयर सेंटर हैज़ गिवन द गारंटी। तो जो स्टेट है ना, विदाउट सेंटर कंसेंट से लोन नहीं ले सकता है अगर उस स्टेट ने पहले ही सेंटर से लोन ले रखा हो और चुकाया है ना हो, पहली कंडीशन, या फिर वो जो लोन ले रहा है स्टेट, उसका गारंटर अगर सेंटर है तो सेंटर की एसेंट लेनी पड़ेगी लोन लेने से पहले। दूसरी बात, स्टेट कैन बारो ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट विद इन बट नॉट आउटसाइड इंडिया, केवल इंडिया के अंदर ही ले सकता है स्टेट फंड। स्टेट जो पैसा उधार लेगा वो इंडिया के अंदर ही सकता है विथ लिमिट्स फिक्स्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, और जो कितना लेगा डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, के ऊपर। वो लिमिट तय करेंगी, और उनके एवज में वो क्या मॉर्गेज टाइप का क्या रहेगा, उसका लिमिट कैसे तय की जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएंगी, ठीक है। विद इन इंडिया ही ले सकता है, आउटसाइड इंडिया नहीं ले सकता है। एक्सेप्शन ऑफ, ये जो अभी दो आने वाले हैं ये ध्यान से पढ़ना है, ये तुम्हें इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब आता है एक्सेप्शन ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। कहाँ पर यूनियन प्रॉपर्टी को एक्सेम्पशन है स्टेट के टैक्सेशन से, ठीक है। पहला है सेंटर्स प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस इम्पोज बाय द स्टेट और एनी अथॉरिटी विद इन द स्टेट
लाइक म्यूनसिपैलिटी मतलब स्टेट से भी है, जो भी सेंटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको स्टेट से और स्टेट के जो नीचे जो बॉडीज होती है, जैसे म्यूनसिपैलिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, पंचायत, उन सब से भी एग्जम्पशन है, ठीक है। तो सेंटर की किसको, सेंटर की प्रॉपर्टी को स्टेट से और स्टेट नीचे की बॉडी से भी एग्जम्पशन है, बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो एम्पावर कर सकती है कि वो इस बैन को रिमूव कर दें, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मे बी यूज फॉर, और ये सेंटर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये यूज़ की जा सकती है फॉर सोवरिन पर्पज़ से भी एंड कमर्शियल पर्पज़ से भी, और इससे इनकम जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो कॉरपोरेशन एंड द कंपनीज, जो भी सेंटर की जो कॉरपोरेशन कंपनीज है लाइक BPCL, HPCL, BL, CL, GAIL, ये सब हैं created by central government are not immune as they are separate legal entity from state taxation and local taxation। तो ये जो आएंगी आपकी कॉरपोरेशन रहेंगे, जो कंपनीज रहेंगी, ये सब इनको किसी तरीका भी इम्यूनिटी नहीं है, इन पे पूरा का पूरा लोकल टैक्स और स्टेट टैक्स लगेगा, इन पे लगेगा, ठीक, कॉरपोरेशन और कंपनीज पे लगेगा। अब दूसरा आता है एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। स्टेट की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जहाँ पर सेंट्रल टैक्सेशन नहीं लगता है? स्टेट द प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ द स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन, ठीक है। देखो जैसे सेंट्रल की प्रॉपर्टी है और सेंटर की जो इनकम है, दोनों ही प्रॉपर्टी तो एग्जेम्प्टेड है, और इनकम जो सोवरेन पर्पस और या फिर कमर्शियल पर्पस का यूज़ की जाती है, दोनों ही एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। वैसे ही स्टेट की प्रॉपर्टी है, इनकम, ये दोनों भी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन से, ठीक है। अब चाहे वो इनकम सोवरेन फंक्शन से आ रही हो, चाहे कमर्शियल फंक्शन से आ रही हो, ठीक है, बट सेंटर कैन टैक्स द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द स्टेट इफ पार्लियामेंट प्रोवाइड्स सो। सोवरेन फंक्शन का तो नहीं, बट कमर्शियल फंक्शन जो पैसे जो जनरेट होते हैं उस पर सेंट्रल टैक्स लगा सकता है अगर पार्लियामेंट इस चीज़ को प्रोवाइड कर दे तो, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी इनकम है सिचुएटेड विद इन द स्टेट आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। जो लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी और इनकम है उसमें सेंट्रल टैक्सेशन लगता है, एग्जेम्प्टेड नहीं है वो, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ इनकम ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कंपनी ओन्ड बाय द स्टेट कैन बी टैक्स्ड बाय द सेंटर, जैसे, ठीक है। देखो जिस तरह से सेंटर का जो कॉर्पोरेशन और कंपनीज हैं इन पे टैक्स लगता है, ये इम्यून नहीं है, ना ही स्टेट टैक्स है ना ही लोकल टैक्स है। वैसे ही जो स्टेट की जो कॉरपोरेशन और कंपनीज़ हैं उन पे भी सेंटर के टैक्स लगते हैं, ठीक है। अगली बात, द सेंटर कैन इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय द स्टेट। जो स्टेट कोई भी गुड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसमें सेंट्रल इम्पोज कर सकता है कस्टम ड्यूटी को, ठीक है। अब आते हैं नेशनल इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? जब नेशनल इमरजेंसी होती है, पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू होता है उसको मॉडिफाई कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। आइदर ही कैन रिड्यूस और कैंसिल, चाहे तो वो कम भी कर सकता है शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और कैंसिल भी कर सकता है, पूरी तरीके से 1 रुपया नहीं देगा स्टेट को नेशनल इमरजेंसी केस में, ठीक है। बोथ टैक्स किस चीज़ से नहीं देगा? कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस, बोथ टैक्स शेयरिंग और ग्रांटीनेट, सब कुछ बंद कर सकता है फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। अब जैसे फाइनेंशियल नेशनल इमरजेंसी आ गई है, उसमें जो पैसे का शेयर था वो कैंसिल कर सकता है या कम कर सकता है, और ये कब तक चलेगा? उस फाइनेंशियल इमरजेंसी में जब वो आई है, जब वो फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा, ठीक है। इमरजेंसी चाहे तो पहले ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं होगा तब तक रहेगा, ठीक है। अब आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट टू ऑब्जर्व द सिंप्लिसिटी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है? सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट टू ऑब्जर्व द स्पेसिफाइड कैन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, ठीक है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो सेंटर डायरेक्शन दे सकता है कि अब कैसे रहना है, ठीक है। और सेंटर कैन नीड डायरेक्शन टू द स्टेट टू रिजर्व ऑल मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेंटर ये भी कह सकता है कि अब सारे मनी बिल या फिर अदर फाइनेंशियल बिल को आपको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना पड़ेगा, राइट। अब आगे देखते हैं जो वेरियस कमेटीज़ हैं जो सेंट्रल से रिलेशन पे आई हैं, उसमें पहले से मान लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है,
इसने रिकमेंडेशन कहते हैं इस्टेब्लिश करो सेंट्रल स्टेट काउंसिल को, बट सरकारी कमीशन ने भी कहा है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो सरकारी कमीशन ने बोला है तुम ऐसा ही मार्क करोगे। वही क्वेश्चन यूपीएससी में आ भी चुका है, सरकारी कमीशन। ठीक है, ठीक है। अब देखो राजा बन्नार कमेटी, ये तमिलनाडु कमेटी थी और इसमें इसका पूरा पूरा एम क्या था, तो काउंटर द सेंट्रलाइज ट्रेंड। तो इसी ने वो सारे रिकमेंडेशन दिए हैं जिसे सेंट्रलाइज ट्रेंड की काउंटर कर सकेंगे। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था ये कमेटी को, आइडेंटिफाइड सेंट्रलाइज ट्रेंड इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, हेंस रिकमेंडेड। पहला रिकमेंड किया कि फैंसल कमीशन को परमानेंट बॉडी बना दो। दूसरा कहा कि ऑमिट करो प्रेसिडेंट रूल को। तीसरा कहा एबॉलिश करो ऑल इंडिया सर्विस को। चौथा कहा रजिस्ट्री पावर है वो स्टेट को दे दो। तो सारा सारा ये स्टेट को पावरफुल बना रहे हैं, कुछ नहीं। सरकारी कमीशन में क्या है कि इसने कहा परमानेंट बॉडी कर दो, इंटर स्टेट काउंसिल को परमानेंट बॉडी कर दो। ठीक है, एक्सट्रीम यूज़ ऑफ मतलब रेयर यूज़ ऑफ प्रेसिडेंट रूल, बहुत ही रेयर तरीकों में ही प्रेसिडेंट रूल लगाओ। 3 लैंग्वेज का फार्मूला भी इसने दिया है। पहले बात तो सरकारी कमीशन कब आया था, 1983 में आया था। ठीक है, 1983 में। सेंटर टू कंसल्ट स्टेट बिफोर लॉ ऑन कंकरेंट लिस्ट, जब भी सेंटर कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाए तो वो स्टेट से डिस्कस कर ले। अदर रेजिडरी पावर वेस्ट इन कंकरेंट लिस्ट, जो भी रेजिडरी पावर है वो उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, ना कि सेंटर में। ठीक है, अपॉइंट करो गवर्नर को, ही शुड बी आउटसाइडर, ही शुड बी आउटसाइड ऑफ स्टेट एंड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सॉरी, जो गवर्नर ही शुड बी आउटसाइड ऑफ स्टेट एंड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड कैन अपॉइंट फॉर सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई रूल नहीं इस तरह का। तो ये सब रिकमेंडेशन थी सरकारी कमीशन की कि प्रेसिडेंट रूल को रेयर होना चाहिए, ऑल इंडिया सर्विस को स्ट्रेंथन करो, 3 सेंटर फार्मूला। ठीक, कंकरेंट लिस्ट में बाकी की जब भी कंकरेंट लिस्ट में सेंटर बनाए तो उसको कंसल्ट करें स्टेट से, रेजिडरी पावर को कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, ये सब चीज़ें। और फिर गवर्नर आउटसाइडर होना चाहिए, प्लस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉट बी एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पंचशी कमीशन, ये इसमें कहता है कि कोऑपरेटिव जो 2007 में आया पंचशी कमीशन, जो लेटेस्ट है 2007 में पंचशी कमीशन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बोला है पंचशी कमीशन ने। गवर्नर इम्पीच प्रोसीजर सेम एज प्रेसिडेंट, गवर्नर इम्पीचमेंट प्रोसीजर सॉरी गवर्नर का जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है उसको प्रेसिडेंट के जैसे कर दो। गवर्नर नॉट टू बी चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बनेगा। क्रिएट करो नई ऑल इंडिया सर्विस को। ये तो पंचशी कमीशन की रिकमेंडेशंस थी। इंटर स्टेट रिलेशन में देखते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो वाटर डिस्प्यूट है वो 262 आर्टिकल है। ठीक है, और इंटर स्टेट काउंसिल है वो 263 है। ठीक है, और जॉइंट काउंसिल अंडर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 है, ये भी है। ये देखो, अब आगे चलते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262 के अंदर आता है। इसमें क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एडजुडिकेशन कर सकती है ऑफ एनी डिस्प्यूट विच अराइज बिकॉज with respect to use, distribution and control of interstate river और river valley। interstate river और river valley के केस में अगर यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल के बारे में कोई इशू क्रिएट होता है तो उसका जो डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा वो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर है और सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन इन दैट, राइट। पार्लियामेंट इनेक्ट 2 लॉज अंडर दीज प्रोविजन। 262 के अंतर्गत रिवर वैली और इंटरस्टेट रिवर के डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए दो लॉ बनाए गए थे। उसमें रिवर बोर्ड एक्ट 1956 बना और इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1950। अब देखो, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 बना और इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बना। अब जो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 उसके अंतर्गत रिवर बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा बाय द सेंटर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट। जब स्टेट जब है स्टेट रिक्वेस्ट करेंगे कि एक रिवर बोर्ड बना दो, तब सेंटर बनाएगी रिवर बोर्ड। ठीक है, और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो 1956 में, इसमें सेंटर इट एम्पावर सेंटर टू सेट अप एन एडहॉक ट्राइब्यूनल। इट एम्पावर करता है सेंटर को कि आप एडहॉक ट्राइब्यूनल, मतलब परमानेंट नहीं, एडहॉक ट्राइब्यूनल सेटअप करो टू फॉर एजुकेशन ऑफ एन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है इंटर स्टेट वाटर या रिवर वैली के लिए तो सेंटर के पास पावर है कि वो एडहॉक ट्राइब्यूनल बनाएगा और डिसीजन ट्राइब्यूनल का वो फाइनल होगा। और नो कोर्ट हैव जुरिडिक्शन ओवर सच डिस्प्यूट्स, कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है उन सब डिस्प्यूट्स को लेकर। अब इंटर स्टेट काउंसिल है जो आर्टिकल 263 के अंतर्गत आती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। उसको रिकमेंड किया है सरकारी कमीशन ने। ठीक है, और पर्पज़ क्या है, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। अब देखो, यूटी वर्ड इसमें यूज़ नहीं किया गया है। सेटअप, इट वॉज सेटअप फर्स्ट टाइम इन 1990s थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन।
सबसे पहली बार 1990 में ये लिया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर थ्रू, कैसे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, ठीक है। अब रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन से हुआ है ऑन इंटर स्टेट रिलेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहली बार 1990 में इंटर स्टेट काउंसिल बनी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत बनी, ठीक है। रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो ये पब्लिक, जो प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करता है इंटर स्टेट काउंसिल को, ये पब्लिक इंटरेस्ट में करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, टू इंक्वायर एंड एडवाइस अपॉन द इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, इंक्वायर करना और एडवाइस करना इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स पे, कम्प्लीमेंट्री टू सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 131, ठीक है। अब डिसीजन क्या है, डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा क्योंकि प्योरली रिकमेंडेटरी बॉडी है। इसमें जो कंपोजिशन होता है, इसमें क्या होता है, पीएम चेयरपर्सन रहता है। अब देखो, इंटर स्टेट काउंसिल इंटू 2 इक्वल टू 6 हुआ, ठीक है। इसमें पीएम चेयरमैन रहेगा, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, फिर उसमें पीएम चेयरमैन रहेगा, सारे स्टेट के सीएम रहेंगे। यूटी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो सीएम वहाँ का भी आ जाएगा, और अगर यूटी में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। कोई अगर स्टेट प्रेसिडेंट रूल में है तो गवर्नर आ जाएगा, और 6 कैबिनेट मेंबर रहेंगे, इसमें मतलब होम मिनिस्टर इंक्लूडेड रहेगा। मीटिंग में क्या है कि साल में 3 बार मिलना है आइडियली, बट होता नहीं, बट मीट 11 टाइम मिली सिंस 1990 से बनना स्टार्ट हुई ना, ये देखो 1990 से बनना स्टार्ट हुई, फर्स्ट टाइम सेटअप की गई थी 1990 में, तब से 11 बारी केवल मिली है। और डिसीजन कंसेंसन बेस्ड होता है, वोटिंग नहीं होती, कंसेंसन बेस्ड होता है डिसीजन, ठीक है। अब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, ये सेटअप की गई थी 1996 में, फॉर द कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसीडिंग ऑफ मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल, ठीक है। मतलब बैक एंड में जो काम करते हैं वो सब लोग हैं। मेंबर ऑफ कमेटी कौन है, यूएन होम मिनिस्टर है। देखो, इंटर स्टेट काउंसिल का हेड चेयरमैन कौन है, पीएम है, बट जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल है उसका कमेटी का मेंबर में जो हेड है वो चेयरमैन कौन है, यूएन होम मिनिस्टर प्लस 5 यूएन कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब है। और इंटर स्टेट काउंसिल का सेक्रेटेरिएट भी है जो 1991 में बना था, हेड बाय सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी हेड करता है इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट को, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में देखें कुछ जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के जो एक्ट्स हैं उनके बारे में। 301 बोलता है ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री शैल बी फ्री, पूरी तरह से फ्री रहेगी, कोई तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, ठीक है। आर्टिकल 203 कहता है प्रोवाइड, अब देखो ये रिस्ट्रिक्शन वाला है, उसको अच्छे से पढ़ो, इसमें कभी कन्फ्यूजन होती तुम्हें, ठीक है। 302 कहता है पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एबव फ्रीडम इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जैसे जो कह रहे हैं कि ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट कंट्री फ्री है, बट पार्लियामेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, किस बेसिस पे, पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे। और पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट, पार्लियामेंट दो स्टेट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, बट एक केसेस जब कर सकते हैं जब स्कैसिटी ऑफ गुड्स है, मतलब फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट कभी भी मतलब यूपी एमपी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा हो जाए कि यूपी में फेमाइन आ जाए तो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है कि यूपी में ज़्यादा खाना खाना भेजो, राइट। और 330 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन विद द स्टेट्स और विद दैट स्टेट और विद इन दैट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो जैसे कि पार्लियामेंट फ्री ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स में पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर भी पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है, बट फॉर सच सैंक्शन प्रेसिडेंट के बट सच बिल प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। बट इस तरह के बिल में जो स्टेट को प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, क्योंकि वो एक तरह से मनी बिल की तरह आएगा, ठीक है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टेट, तो जो स्टेट है वो बाकी जो दूसरे और स्टेट्स हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। स्टेट कैन इम्पोज एनी टैक्स ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट और यूटी इफ सिमिलर गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन दैट स्टेट। मतलब यूपी की गवर्नमेंट में अगर हम यूपी गवर्नमेंट किसी दूसरे कोई मतलब फ्रिज कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लगा सकती है, ज़्यादा लगा सकती है, अगर वही सेम प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है जो कि उसके यहाँ खुद प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। स्टेट कैन इम्पोज एनी टैक्स ऑन गुड इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर यूटी और स्टेट सिमिलर दैट इफ सिमिलर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दैट स्टेट, राइट। उसके में यहाँ पे पैदा हो रहा है। अब देखो फॉर फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू नेशनलाइजेशन लॉ, क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट लॉ, जो जैसे पार्लियामेंट है और स्टेट लॉ कैन प्रोवाइड मोनोपोली इन फेवर ऑफ स्टेट और सेंटर।
गवर्नमेंट की मोनोपोली ला सकते हैं ये लोग, ऐसे लॉ बना सकते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लॉज कैन प्रोवाइड मोनोपोली इन द फेवर ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसमें होगा क्या कि सच लॉज कैन एक्सक्लूड सिटीजन्स और अदर कम्प्लीटली और पार्शली फ्रॉम कैरिंग सच ट्रेड। ये कह सकते हैं कि और लोग इस बिजनेस में नहीं आ सकते। ठीक है, केवल स्टेट रहेगा। फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी, अभी कोई प्राइवेट बंदा नहीं सब कुछ कर सकता है, ये सेंट्रल स्टेट लॉज प्रोहिबिट कर देते हैं उन लोगों को। ठीक है, और उनकी मोनोपोली स्टेब्लिश करते हैं सेंट्रल स्टेट मतलब गवर्नमेंट की। ठीक है, पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग 261, इसमें क्या होता है, फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल ऑफ एक्सिक्यूशन एनी वेयर इन इंडिया। कोई भी सिविल कोर्ट, जैसे कोई भी सिविल कोर्ट का जजमेंट आया है, फाइनल जजमेंट, तो उसका एग्जीक्यूशन पूरे इंडिया में ही होगा। हाँ, बट ये जो रूल है ये क्रिमिनल जजमेंट में अप्लाई नहीं होता है, केवल सिविल जजमेंट में अप्लाई होता है कि वो एग्जीक्यूशन पूरे इंडिया में होगा, बस सिविल केस में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब जुडिशल काउंसिल की बात करते हैं। जुडिशल काउंसिल में ये स्टैट्यूटरी काउंसिल होती है, किस एक्ट के अंदर बनी हुई है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट 1956। ठीक है, और ये किस अमेंडमेंट से आया है, सेवन्थ अमेंडमेंट से आया है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट 1956। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एम क्या है, टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट, यूटी एंड सेंटर। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल में यूटी शब्द यह यूज़ नहीं हुआ था, बट जोनल काउंसिल में यूटी शब्द का यूज़ हुआ है, और ये भी कोऑपरेशन के लिए ही है। ठीक है, मेंबर कौन रहेगा, जो होम मिनिस्टर है मोटा भाई चेयरमैन रहेगा, सीएम ऑफ दैट जोन प्लस 2 अदर मिनिस्टर फॉर्म ईच स्टेट। ठीक है, अब चेयरमैन होम मिनिस्टर रहेगा। फिर जैसे कुछ 5 जोन हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल। ठीक है, फिर सारे सीएम रहेंगे उस जोन के, 2 मिनिस्टर रहेंगे हर स्टेट से, और अगर यूटी है तो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा वहाँ से। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, रिकमेंडेशन बैंडिंग नहीं होती इनकी। ठीक है, ये मिलते हैं ट्वाइस अ ईयर। जैसे आईएससी था, इस पर 3 शब्द है ना, तो थ्राइस अ ईयर है, और जोनल काउंसिल में 2 शब्द हैं तो ट्वाइस अ ईयर है। ठीक है, और ईच सीएम एक्ट एज वाइस चेयरमैन बाय रोटेशन फॉर 1 ईयर। रोटेशन वाइस चेयरमैन की तरह सीएम एक्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंदर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 के अंतर्गत बनी हुई है। कंपोजिशन क्या है, और होम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन में कौन है, वाइस चेयरपर्सन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज को मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, राइट, ये आता है। सिक्किम ऐड किया गया 2002 के अंतर्गत, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है उसमें टोटल मेंबर स्टेट कितने हैं, 8, जो 7 तो ये पूरे हो गए और 1 सिक्किम हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ जो रिवर हैं और उनके डिस्प्यूट्स देख लो। देखो जो महानदी रिवर है उसमें कौन कौन से स्टेट डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। देखो ये पूरा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यहाँ से महानदी निकल रही है, और ये पूरा उड़ीसा है। ठीक है, तो एक तरह से छत्तीसगढ़ उड़ीसा बस 2 ही स्टेट हैं। अब आता है कर्नाटक, कावेरी रिवर। देखो अब कावेरी रिवर में ये सोचो, ये केरल हो गया और ये कर्नाटक हो गया, तो मतलब देखो नॉर्थ में केरल के नॉर्थ में और कर्नाटक के साउथ में, और ये बहते किधर है, तमिलनाडु। ठीक है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, लास्ट में तो कराईकाल पौंडीचेरी का एरिया है। तो कावेरी रिवर में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, राइट। अब आ जाओ कृष्णा रिवर। ठीक है, महाराष्ट्र से कृष्णा रिवर निकलती है, फिर कर्नाटक में जाएगी, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गोदावरी रिवर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, एमपी। महाराष्ट्र ये हो गया, कर्नाटक, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ना, इसलिए कर्नाटक भी आता है। महाराष्ट्र, अब देखो जो यहाँ भी ट्रिब्यूटरी होगी वो आ जाएगी ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। ये तेलंगाना नहीं चाहिए, उड़ीसा में जाके गिरती उड़ीसा में ही है, चलिए आंध्र प्रदेश में करती है, उड़ीसा ये है तो यहाँ की ट्रिब्यूटरी होगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एमपी। ठीक है, नर्मदा कहाँ पर है, नर्मदा एमपी में तो समझ लो गुजरात, कोई डाउट नहीं, ऊपर राजस्थान, नीचे महाराष्ट्र, 4 स्टेट। एमपी, गुजरात, ऊपर राजस्थान, नीचे महाराष्ट्र, 4 स्टेट। अब आते हैं यूटी यानी स्टेट टेरिटरी में आते हैं, तो टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। हाँ, तो यूनियन आर्टिकल जो पहला है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल पहला डिस्क्राइब इंडिया दैट भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, हमारे यूनियन ऑफ स्टेट, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट तो है नहीं। यूनियन ऑफ स्टेट हमारे इसलिए है
हमने इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि जो हमारा इंडियन फेडरेशन है वो कोई रिजल्ट एग्रीमेंट्स का कोई रिजल्ट तो है नहीं कि कोई एग्रीमेंट हुआ और सारे सारे एक साथ आ गए हों, ऐसा तो है नहीं। और ना ही कोई राइट टू सिसीड है किसी के पास। तो हम यूनियन ऑफ फेडरेशन नहीं है, हम यूनिट ऑफ स्टेट हैं। तो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, हम फेडरल कंट्री है, बट फेडरल वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया गया है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट, यूटी और एक्वायर्ड टेरिटरी ये तीनों ही आते हैं। नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के में मेंशन है ये। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में आता है। पहली बात सुन लो, आर्टिकल चाहे 2 हो और चाहे आर्टिकल 3 हो, ये दोनों ही सिंपल मेजॉरिटीज बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंपल मेजॉरिटी बनते हैं और इनको, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से रहते हैं। तो आर्टिकल जो 2 है, एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, इसमें ये कहता है कि नए स्टेट बनाओ। आर्टिकल 3 टॉक्ड अबाउट एग्जिस्टिंग स्टेट, ये कहता है कि एग्जिस्टिंग स्टेट जो भी है उसकी बाउंड्री को चाहे कम ज़्यादा दाएँ बाएँ करो। इसमें कहता है कि नए स्टेट को इस्टेब्लिश करो आर्टिकल 2 में। तो नए स्टेट कैसे, 2 टाइप ऑफ पावर पार्लियामेंट के पास है, टू एडमिट न्यू टेरिटरी टू इंडियन यूनियन, कोई नई टेरिटरी को इंट्रोड्यूस कर लो और बना लो, जैसे पौंडीचेरी, गोवा, सिक्किम है। या फिर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट आउट ऑफ द एडमिटेड टेरिटरी, या फिर कोई जो एडमिटेड टेरिटरी जो पहले से ही है उससे तुम स्टेट बना लो। ठीक है, जैसे बाइफर्केशन नहीं हो गया, जैसे छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, उत्तराखंड, ये सब जो है एग्जिस्टिंग टेरिटरी से नई टेरिटरी बन गई हैं, और एडमिट करके जो बना है वो पौंडीचेरी, गोवा, सिक्किम, ये सब हो गया। ठीक है, सिक्किम यहाँ से हटाओ, ये गलत है। अब आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या आता है कि फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका एरिया, बाउंड्री, नेम कुछ भी कर सकते हो। द एबव चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे ओनली ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। बट अगर यूटी के लिए तो नहीं करना पड़ेगा, केवल स्टेट के लिए ऐसा काम करना पड़ता है, स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना पड़ता है विद कंसर्ट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर स्टेट अपना व्यू देगा। कहीं कहीं लिखा रहता है कि वो 6 महीने के अंदर देगा, मतलब 6 मंथ के अंदर देगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, 6 मंथ के अंदर नहीं देता है, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, एक पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा, उसके अंदर देगा। प्रेसिडेंट नॉट बाउंड बाई द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू रहेगा उससे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर एरिया, बाउंड्री, नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। बिना इनके कंसेंट के भी ये बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इंडिया हैज़ राइट टू डिस्क्राइब एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब ये है कि यूनियन डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, बट स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है। स्टेट तो कम ज़्यादा दाएँ बाएँ कर सकते हो, कुछ भी, बाउंड्री अल्टर कर दी, एरिया घटा दिया, बाउंड्री दूसरा स्टेट बना दिया, कुछ भी कर दो। आर्टिकल 4 कहता है द लॉ मेड अंडर 2 और 3 आर नॉट कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, क्योंकि 368 के अंदर आता है तो वो हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल प्लस स्टेट, इन दोनों से 2 तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती हैं। बट जो ये आर्टिकल 2 है मतलब न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 है एग्जिस्टिंग स्टेट, ये दोनों हैं, ये जो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, तो ये नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, राइट। दैट इज बोथ द लॉ कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब फिजिबिलिटी ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, 1948 में एसके धर कमीशन आया था, उसने रिजेक्ट कर दिया था कि लिंग्विस्टिक सपोर्टेड रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। उसने ये कहा था कि ठीक है, एसके धर ने लिंग्विस्टिक को नहीं वैल्यू दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को वैल्यू दी थी। फिर JPV जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पीटाबी सीतारामैया, ये 1948 में ये भी आए थे। उसके बाद एसके धर के बाद इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है, जो पीटाबी सीतारामैया है वो फास्ट रख लेते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो अक्टूबर 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है, जिसको आंध्र प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 1953 में तो लिंग्विस्टिक स्टेट बन गया आंध्र प्रदेश। फिर दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन आता है, वो एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है थ्योरी ऑफ वन नेशन वन लैंग्वेज की थ्योरी को, और कहता है कि हाँ लिंग्विस्टिक स्टेट बना सकते हो। ओके, जब हमारा स्टेट आज़ाद हुआ था तो 29 इंडियन स्टेट ऑन 26 जनवरी 1950 को थे। ठीक
ठीक है। अब देखो बॉम्बे रिकॉग्निशन एक्ट जो 1960 है उससे डिवाइड हो क्या बना, महाराष्ट्र गुजरात। पंजाब से डिवाइड हो क्या बना, हरियाणा चंडीगढ़। ठीक है। अब स्टेट रिकॉग्निशन जो हुआ है उसमें हम याद रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो सबसे पहले ये याद रखो 1972 में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय, ठीक है। 1972 में मणिपुर त्रिपुरा मेघालय बना। 1975 में सिक्किम बना, कुछ सबको पता है। 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा बना, ठीक है, याद रखो। 1972 में क्या बना, मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम, सॉरी मणिपुर त्रिपुरा मेघालय, MTM। 1972 में बना मणिपुर त्रिपुरा मेघालय। 75 में सिक्किम, और 1987 में बना मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा, ठीक है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 2000 वाला तो हमें याद है, CG उत्तराखंड झारखंड, ठीक है। अब देखो कौन कौन से ऐसे यूटीज़ हैं जो बाद में स्टेट बने। 72 वाले में जो 1972 था उसमें से अंतिम वाला मेघालय छोड़ दो, ठीक है, मेघालय छोड़ दो, तो मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों बने, मणिपुर त्रिपुरा बने यूटी से स्टेट। 71 में हिमाचल प्रदेश बना, और 87 में जो तीनों थे मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा ये तीनों ही यूटी थे, बाद में स्टेट बनते हैं, ठीक है। और जो स्टेट्स यूटी बना दिल्ली और JNK, ठीक है। अब देखो शेड्यूल 6 में क्या कौन कौन सा, AMTM आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, और ILP में क्या है, अरुणा मामी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम, ठीक है। अब इसमें कुछ और समझ सकते हैं हम, देखो 2014 में तेलंगाना आया, 2000 में उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड बना। 87 में अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम। 75 में सिक्किम सबको पता है। 71 में हिमाचल प्रदेश पता है, और 72 में मणिपुर त्रिपुरा मेघालय, ठीक है, ये पता है। 1953 में आंध्रा पता है। 60 में महाराष्ट्र गुजरात बॉम्बे वाला, ठीक है, ये बना है। ये तो हमें अब इतना याद है, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड यूटी से हम देखते हैं। अब देखो कैसे, जब शुरुआत में 552 प्रिंसिपल स्टेट थे, उसमें 549 तैयार हो गए आने को, बट 3 तैयार नहीं हो रहे थे। इसमें हैदराबाद जूनागढ़ कश्मीर था, तो हैदराबाद को हमने पुलिस एक्शन से लिया, जूनागढ़ में हमने रेफरेंडम कराया, और कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन कराया। हैदराबाद में पुलिस एक्शन, जूनागढ़ में रेफरेंडम, कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कराया। गोवा दमन और दीव, जो देखो गोवा दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, ऐसे याद रखो, दमन और दीव 2 नाम है, दादरा नगर हवेली 2 नाम है। गोवा दमन दीव दादरा नगर हवेली ये दोनों ही पोर्चुगीज़ की टेरिटरी थी पहले, ठीक है। गोवा और दमन दीव इसको एक्वायर किया बाई पुलिस एक्शन इन 1961 में। 1962 में यूटी बन गया, और 1987 में गोवा एक स्टेट बन जाता है। दादरा नगर हवेली पोर्चुगीज़ की थी, यूटी बनती है 1961 में, ठीक है। पौंडीचेरी ये फ्रेंच की टेरिटरी है। पौंडीचेरी में इंक्लूड होता है पौंडीचेरी, कराईकल, माहे पोर्ट, यमन, ठीक है। तो ये सारा जो है फ्रेंच की टेरिटरी थी, जहाँ पे फ्रेंच 1954 तक रूल्ड किए हैं, और 1962 में एक ये यूटी बन जाती है। सिक्किम ऐड हुआ है थ्रू रेफरेंडम 1975 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो टेरिटरी यूनियन टेरिटरी होती है वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन टेरिटरी ओनली ऑन अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। जब भी हम इंडियन की टेरिटरी किसी फॉरेन टेरिटरी को सीड करेंगे तो हमें अंडर आर्टिकल 368 के अंदर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मतलब या फिर स्पेशल मेजॉरिटी से पास करो या फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट से पास करोगे, ठीक है। और हम कभी भी अगर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होता है और कोई टेरिटरी सीड नहीं की जा रही है तो एक ही एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी कर सकते हैं। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुए थे इंडिया बांग्लादेश के बीच में। JNK रिकॉग्निशन एक्ट 2019 में है, जिसमें आर्टिकल 370 एबॉलिश किया जाता है, इंटायरली नहीं, सब कुछ पार्ट एबॉलिश किया जाता है। यूटी ऑफ JNK विथ लेजिस्लेचर बनता है, और यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर बनता है, ठीक है। अब दे दो कहाँ पर एक चीज़ आती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे आता है और एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पे आता है, ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, देखो दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव लंबा लंबा नाम है, लक्षद्वीप नीचे एकदम लेफ्ट साइड में, और चंडीगढ़, ठीक है। 3 जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर है, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पर है, दिल्ली में LG है, ठीक है। जब दिल्ली में तो पौंडीचेरी में होगा, और जम्मू कश्मीर में होगा, और जो नए 2 आए हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख वहाँ भी LG है, अंडमान निकोबार में भी LG है,
ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 जगह तो एलजी है और 3 जगह एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, 5 जगह एलजी है और 3 जगह एडमिनिस्ट्रेटर है। अब आगे देखते हैं। दिल्ली में देखो ऐसे हमारे पास 3 यूटी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उसमें दिल्ली आता है, पौंडीचेरी आता है और जम्मू कश्मीर आता है। और दिल्ली में क्या, दिल्ली का देखो पीपीएल, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है एक्सेप्ट 3 चीज़ें, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस लैंड, पीपीएल पब्लिक ऑर्डर पुलिस लैंड, इन 3 चीज़ छोड़ के हाँ बना सकता है। और कंकरेंट लिस्ट में भी बना सकता है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर स्टेट लॉज, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें बना सकता है लॉ, और कंकरेंट लिस्ट में बना सकता है। जम्मू कश्मीर में क्या है, पीपी बस है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, इन दो को छोड़ के सब पे लॉ बना सकता है और कंकरेंट लिस्ट में बना सकता है। पौंडीचेरी में क्या है, कैन मेक लॉ स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, पूरी स्टेट लिस्ट में बना सकता है और कंकरेंट लिस्ट में बना सकता है। ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। देखो, पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश हाई कोर्ट फॉर यूटी। यूटी के लिए अगर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करना है तो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 239 AA, ये क्या है, 239 AA जो है इसके अंदर आर्टिकल 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 1991 में, टू रीडिजिग्नेटेड एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फिक्स की गई 70 मेंबर की। ठीक, डायरेक्टली इलेक्टेड, जो अब क्या है, जो दिल्ली की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 70 मेंबर्स की रहेगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ रहेगी 10% ऑफ 70 मेंबर, मतलब 7 फिक्स कर दी गई है। ठीक है, इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करेगा। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा एलजी में और चीफ मिनिस्टर में या उसके मिनिस्टर्स में, तो मैटर डिफर किया जाएगा, प्रेसिडेंट को किया जाएगा। ठीक है, बाकी नया एक्ट आया है वो उसमें देखा जाएगा। एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज में क्या है, एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरी की एडवाइजरी कमेटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज नोडल मिनिस्ट्री ऑफ ऑल मैटर्स ऑफ यूटी रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन, फाइनेंस एंड बजट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर है वो नोडल मिनिस्ट्री है, कोई भी मैटर जो यूटी से रिलेटेड हो विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन, फाइनेंस और बजट, इन सब से, तो उसका जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑल द 5 यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, टोटल 8 हैं, उसमें जो 5 विदाउट लेजिस्लेचर है, फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, जो 5 है, हैव द फोरम ऑफ होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, उसके लिए लॉ बनाना है, फाइनेंस बजट सब इनका काम होता है, होम मिनिस्ट्री का, लेजिस्लेशन फाइनेंस एंड बजट सब इनका काम है। ठीक है, चेयर कौन करता है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स करता है। ठीक है, स्टेट्स गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, और यूटी में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। एग्जीक्यूटिव जो यूटी के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है नहीं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, एलजी भी हो सकता है, चीफ कमिश्नर भी हो सकता है। ठीक है, और जो गवर्नर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर इज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला देखो कि जो इलेक्शन कमीशन है और CAG, EC CAG, ठीक है, EC और CAG दोनों ही इसमें रिमूवल और सैलरीज अलावेंसेज दोनों सुप्रीम कोर्ट के बराबर होते हैं। इलेक्शन कमीशन का, CAG का और सुप्रीम कोर्ट का, जजेस का, ये सबका बराबर होता है। ठीक है, अब ऐसे 4 लोग हैं जिनका रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फॉर एग्जांपल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन का, CAG का और UPSC का। UPSC बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है। ठीक है, अभी एक फैक्ट याद रखो, हमेशा पूछते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इन तीनों में क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर करता है, और जो रिमूवल होता है बाय प्रेसिडेंट, रिमूव करता है बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तीनों का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है और रिमूवल करता है प्रेसिडेंट। अब टर्म देख लो बॉडी और फर्दर रिअपॉइंटमेंट होता है कि नहीं। CAG का देखो, सेंटर का है तो CAG 665, UPSC 665, SPSC स्टेट का है 662, फाइनेंस कमीशन का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन का 665।
फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए क्या, सी ए जी अपॉइंट नहीं होता फर्दर, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्टेट और सेंट्रल का जॉब के लिए। अदरवाइज जो सी ए जी तो काम ही ये कि गवर्नमेंट की जो कैसे एक्सपेंड किया उसके बारे में देखना है, ठीक है। अगर ये लोग फिर अपॉइंटमेंट करने लगेंगे तो वो हमेशा रॉन्ग ऑडिट करा करेगा, ठीक है, इसलिए अपॉइंटमेंट का नहीं होता, इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए। यूपीएससी क्या होता है कि इनका रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होता है और ना ही इनका सुप्रीम कोर्ट किसी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मिलती है दोबारा, ठीक है। लेकिन ये जो हैं लोग अपनी सर्विस में अपनी ऊंची पोस्ट पे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और तुम अगर मेंबर हो तो तुम अब चेयरमैन बन सकते हो, या फिर यूपीएससी में तुम मेंबर हो तो स्टेट का चेयरमैन बन सकते हो, या यूपीएससी का मेंबर हो तो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हो, ठीक है, ये सब कर सकते हो। अदर इस तरह का तुम्हें तो मतलब ऐसे प्रमोशन टाइप का ऐसा कुछ होता है ये तो होएगा, अदरवाइज अब रीअपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं तुम मेंबर थे तो फिर से मेंबर नहीं बन सकते, या चेयरमैन हो तो फिर से चेयरमैन नहीं बन सकते, ठीक है। और ना ही कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तुम्हें, बट अपने से ऊपर की पोस्ट पे अपने ही डिपार्टमेंट में जा सकते हो। फाइनेंस कमीशन एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ये भी एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जो एक लेडी थी उसको गवर्नर बना दिया गया था बाद में, ठीक है। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल पोस्ट है ना, इसलिए फर्दर अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। और फाइनेंस कमीशन का रीअपॉइंटमेंट होता है, वो फिर से फाइनेंस कमीशन बन सकता है, एक बार बना है दोबारा फिर से फाइनेंस कमीशन बन सकता है, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट, कौन कौन सी प्रेसिडेंट रिपोर्ट मेंशन करता है, देखो बजट करता है, पार्लियामेंट में देता है रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। बजट यूपीएससी सीएजी फाइनेंस कमीशन, बजट यूपीएससी सीएजी फाइनेंस कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एससी एसटी बीसी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सब जो कमीशंस होते हैं जब ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट देता है पार्लियामेंट में, ठीक है। कौन कौन से, बजट यूपीएससी सीएजी फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी बीसी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कुछ होती है उसका देख लो पहले। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन 280, यूपीएससी और एसपीएससी आर्टिकल 315 से 323 तक। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट 338, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी 338 का ए, बीसी 338 का बी, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350 का बी, इंटर स्टेट काउंसिल 263, ठीक है। अभी देखो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तो 350 का बी है। अब 350 के ए में क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर मदर लैंग्वेज के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं 350 के ए में मदर लैंग्वेज में। 351 में क्या है, प्रमोशन ऑफ हिंदी, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। और 350 के बी में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350 बी, और मदर लैंग्वेज में 350 ए, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो देखने में तो लगती है कॉन्स्टिट्यूशनल बट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। जैसे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, इट लुक्स लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इट इज़ नॉट। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये दोनों ही माइनॉरिटी और वुमेन ये दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर क्या क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, एनआईए, एनएचआरसी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग आते हैं। जैसे यूपीएससी इसके अंदर आता है, सीआईसी इसी के अंदर आता है, सीवीसी, सीबीआई, ये सब इसी के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसके अंदर आता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास, ठीक है। और नेशनल सेंट्रल कमीशन फॉर डिसेबल्ड पर्सन। नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये अंदर आता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसके अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फाइनेंस कमीशन आता है। ट्रैवल अफेयर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर के अंदर आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आता है, माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आता है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी और नेशनल कमीशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। दोनों में माइनॉरिटी लिखा है, ये माइनॉरिटी कमीशन के अंदर, माइनॉरिटी अफेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, किसके लिए प्रोवाइड करता है, यूनियन के लिए यूपीएससी है, स्टेट के लिए एसपीएससी है, और 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर ज्वाइंटली करेंगे तो जेपीएससी है, बट यूटी के लिए नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन के लिए, स्टेट के लिए, और 2 से अधिक स्टेट करें तो है, बट यूटी के लिए नहीं कुछ बोला है। अब देखो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही स्ट्रांग बॉडीज़ हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ो। और देखो इसमें जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1919 का आया था उसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया था 1926 में फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था कि प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस, जब ये आया ना तब इसको हट गया, ये मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को हटा दिया गया था। और प्रोवाइड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब देखो, अब इसका कंपेरेटिव वे में पढ़ेंगे। यूपीएससी एसपीएससी दोनों में कौन कौन से आर्टिकल है, 315 से 323 तक, 315 से 323 तक अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, और एसपीएससी का बाय गवर्नर, और रिमूव करता है बाय प्रेसिडेंट। अब देखो ये तीन बॉडी है स्टेट से रिलेटेड जो जिनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है बट रिमूव करता है प्रेसिडेंट। उसमें पहली है स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, इसको रिमूव करता है प्रेसिडेंट। अब आगे आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में समझ लो जो यूपीएससी के जो लोग रहते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया है, बस ये बात क्वालिफिकेशन नॉट मेंशन्ड, कुछ वैसा कुछ खास मेंशन नहीं, एक्सेप्ट बस एक बात मेंशन है, हाफ ऑफ द मेंबर शुड होल्ड ऑफिस एटलीस्ट 10 ईयर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। ठीक है, आधे जो पूरे कमीशन में जो आधे मेंबर हैं कम से कम 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में कोई ऑफिस होल्ड किए हों। सेम एसपीएससी में भी है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बट यही लिखा है कि आधे मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में ऑफिस होल्ड कर चुके हों। मेंबर स्ट्रेंथ नॉट स्पेसिफाइड, कोई स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखो जब लाइक इलेक्शन कमीशन में भी क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन की भी स्ट्रेंथ फिक्स करता है प्रेसिडेंट, और इसमें जो मेंबर जो यूपीएससी में ये भी इसमें भी स्ट्रेंथ फिक्स करता है प्रेसिडेंट। तो एसपीएससी कौन फिक्स करेगा, एसपीएससी फिक्स करेगा गवर्नर, राइट। देखो अब इसमें ये याद रखो, इलेक्शन कमीशन का और यूपीएससी का जो यूपीएससी का और स्ट्रेंथ और इलेक्शन कमीशन का स्ट्रेंथ दोनों का सेम प्रेसिडेंट फिक्स करता है। टेन्योर यूपीएससी का 5.65, एसपीएससी का 6.62। ठीक है, चेयरमैन नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, लेकिन अपने आप में डिपार्टमेंट में ऊपर जा सकता है। ठीक है, आगे सैलरी चार्ज हो जाती है, दोनों की चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट से। रेजिग्नेशन लेटर या प्रेसिडेंट को देंगे और एसपीएससी वाला गवर्नर को देगा, बट रेजिग्नेशन लेटर तो गवर्नर को देगा बट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, रिमूवल प्रोसीजर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, रिमूवल प्रोसीजर क्या है दोनों का। देखो, मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस, इसको रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। इसमें 3 केस बनते हैं, 3 सर्कमस्टेंसेस हैं रिमूवल के लिए। पहला इंसॉल्वेंट, एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर इंगेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, अपनी ऑफिस की ड्यूटी से बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो, या फिर इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू, मतलब हेल्थ अच्छी नहीं हो, बॉडी और माइंड से साउंड नहीं हो। तो इंसॉल्वेंट, पेड आउटसाइड, पेड फ्रॉम आउटसाइड और अनफिट, ये 3 कंडीशन में प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव चेयरमैन और इस मेंबर फॉर मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर के लिए भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, और जब मिसबिहेवियर का केस आता है, मिसबिहेवियर का केस में प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर दिस मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंक्वायरी, और जो सुप्रीम कोर्ट जब इंक्वायरी करेगा और जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा, इंक्वायरी करेगा, वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे। ठीक है, और ड्यूरिंग द जब हम ये सब चल रहा होगा, इंक्वायरी चल रही होगी, तो उस समय प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है चेयरमैन को और मेंबर को, और गवर्नर कर देगा चेयरमैन और मेंबर को स्पेशली के। और मिसबिहेवियर जो इसमें क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे प्रेसिडेंट, कौन, प्रेसिडेंट न कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो मिसबिहेवियर केस में रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट को, वो जो मिसबिहेवियर है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। क्या है वो चीज़, इट इज़ कंसर्न्ड विद द इंटरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो बंदा किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है। दूसरा है पार्टिसिपेट इन एनी वे इन प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करता हो और प्रॉफिट कमाता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये चीज़ आती है मिसबिहेवियर में। ठीक है, और मिसबिहेवियर यही चीज़ डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन में। मिसबिहेवियर वाले केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि एक इंक्वायरी करो, और जब इंक्वायरी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को वो उस पर बाइंडिंग होगी। अब कुछ मिसलेनियस बातें देख लो, जो यूपीएससी है वॉच डॉग है मेरिट सिस्टम की। ठीक है, असिस्ट करती है स्टेट को इन जॉइंट रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विस एंड मैटर
फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। जो प्रेसिडेंट होता है, देखो ये एक सही बात है, प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विस मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी। चाहेगा तो यूपीएससी के परव्यू से ये हटा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन द रिफॉर्म मेड बाय पार्लियामेंट, गलत। देखो जो मिसबिहेवियर केस होता है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो इंक्वायरी करती है वो किसके कहने पे करती है, वो प्रेसिडेंट के कहने पे करती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन द रेफरेंस, किसका रेफरेंस रहता है, प्रेसिडेंट का रहता है, पार्लियामेंट का नहीं रहता है, प्रेसिडेंट का रहता है। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस होती है, जो भी यूपीएससी रिकमेंडेशन देता है वो नॉन बाइंडिंग होती है, बट गवर्नमेंट हैव टू रिस्पॉन्सिबल और आंसर टू द पार्लियामेंट फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन। यूपीएससी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है कि इसके कहने को तो इसकी रिकमेंडेशन एक नॉन बाइंडिंग है, बट अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में, ठीक है। और जुरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो यूपीएससी की जुरिडिक्शन है वो एक पार्लियामेंट के एक्ट से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट के एक्ट से यूपीएससी की जुरिडिक्शन बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। सेम वही सुप्रीम कोर्ट की भी जुरिडिक्शन बढ़ाई जाती है पार्लियामेंट के एक्ट से, ठीक है। अब एक बात समझ लो, यूपीएससी नॉट कंसल्टेड ऑन द मैटर ऑफ लाइक रिजर्वेशन से इसका लेन देन नहीं होता है, ठीक है। अब यूपीएससी प्रेजेंट रिपोर्ट प्रेजेंट को रिपोर्ट और कौन कौन देता है, बजट प्रेजेंट को दिया जाता है, यूपीएससी, सीएजी, फाइनेंस कमीशन, ये सब रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। और सुप्रीम नेशनल कमीशन ऑफ एससी, एसटी, बीसी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सब भी देते हैं रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब जब ऑल केसेज और नॉट एक्सेप्टेंस, जब भी आप वो सारे केस जिसमें जो इसकी रिकमेंडेशन है यूपीएससी के एक्सेप्ट नहीं की जाती है, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तब तक जो रिकमेंडेशन आपने एक्सेप्ट नहीं की है ये बात को अप्रूव किया जाएगा, किसके द्वारा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट। जब वो इस बात को अप्रूव कर देगी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर देगी, तब चलो ओके ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया कोई बात नहीं। अब इसमें एक बात ये भी है कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट हैव नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, कोई इंडिविजुअल मिनिस्ट्री चाहे तो ऐसे इसकी एडवाइस को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इंडिविजुअल मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो, ठीक है, वो उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो यूपीएससी के एडवाइस को रिजेक्ट कर सकें। अब बताएं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्या होता है। अब देखो जैसे यूपीएससी और एसपीएससी ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट जेपीएससी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई है, पहली बात। दूसरी है स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है इसको, प्रेसिडेंट करता है। जैसे यूपीएससी वाले में और एसपीएससी वाले में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वैसे इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एसपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जेपीएससी स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूपीएससी में रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, जेपीएससी में गवर्नर को, सॉरी स्टेट पीएससी में गवर्नर को, और जेपीएससी में ये भी गवर्नर को, ठीक है। जुडिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई है और 662 उसका टेन्योर है। गवर्नर हो या मेंबर हो, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, सर्विस कंडीशन, सारा का सारा प्रेसिडेंट फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है। रिपोर्ट दी जाएगी गवर्नर को, स्टेट बोल दो या गवर्नर बोल दो, गवर्नर को रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट बाई लॉ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जेपीएससी व्हेन रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास बाई द लेजिस्लेचर ऑफ दो स्टेट। इससे दो से अधिक स्टेट मिलकर रिक्वेस्ट करके जेपीएससी का फॉर्मेशन करवाते हैं, तो उस इफेक्ट में उनके लेजिस्लेचर से वो लॉ पास करवाना पड़ता है, ठीक है। अब आता है ये सीएजी का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये आर्टिकल 48 से 151 तक है, पार्ट 5, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, ठीक है, क्वालिफिकेशन नॉट गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सिंगल मेंबर बॉडी होती है, एक ही आदमी, तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है इसका मेरे ख्याल से, और रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है पक्का। तो देखो ये लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। सर्विस सैलरी कंडीशन डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, जो देखो एक एक्ट बना है ड्यूटी पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 सीएजी, इसी के अकॉर्डिंग सर्विस कंडीशन डिटरमाइन होती है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। सैलरी
और रिमूवल इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट। रेजिग्नेशन लेटर प्रेजेंट को दोगे, रिमूवल कैसा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होगा। देखो अब इलेक्शन कमीशन और CAG, इलेक्शन कमीशन और CAG इनका सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूवल होता है। अब देखो फाइनेंस कमीशन ऑन इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन इन दोनों का रीअपॉइंटमेंट होता है, CAG का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, UPS होता है, और UPSC का और SPSC का इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है और ना ही इनका कोई गवर्नमेंट सर्विस मिलती है, लेकिन ये अपने ही डिपार्टमेंट ऊपर जा सकते हैं। अब देखो इलेक्शन कमीशन देखते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, पावर टू सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट एंड कंट्रोल, पावर टू सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। ये 4 इलेक्शन करवाते हैं, किसके किसके, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो अब इसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो कराता है किसका, पंचायत का, म्यूनसिपैलिटीज़ का, ठीक है। कंपोजिशन देख लो, इसमें जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी है, तो अभी फिलहाल तो 1+2 चल रहा है इनका, मतलब चेयरमैन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और अदर इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। बट जो नंबर है 1+2 रहेगा या 1+4 रहेगा या 1+10 रहेगा, जो भी नंबर रहेगा, ये कहाँ फिक्स है, ये फिक्स करता है प्रेसिडेंट, करता है फिक्स, ठीक है। UPSC की स्ट्रेंथ और इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेंथ दोनों ही कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट। अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। कंडक्ट एंड सर्विस एंड टेन्योर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंडक्ट, सर्विस और टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। देखो CAG के केस में वो जो एक्ट नहीं था, CAG एक्ट 1971 वाला, ठीक है, उसमें उसके अकॉर्डिंग होता था। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, उसका सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट, और इसकी सर्विस कंडीशन भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। तो इलेक्शन कमीशन में बहुत सारी बातें प्रेसिडेंट के ऊपर हैं, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अदर लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिमूवल का मैनर भी सेम है। देखो जो हम रिमूवल का मैनर कहते हैं इलेक्शन कमीशन का, तो उसमें केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेम, ठीक है। बाकी के जो अदर है ना, उनका ऐसा नहीं है। वो तो अदर वालों का रिमूवल तो केवल इसके रिकमेंडेशन से ही हो जाएगा। अदर इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इलेक्शन कमिश्नर और जो रीजनल वाले हैं और चीफ है, दोनों मिला के मैटर डिसाइड करते हैं मेजॉरिटी से। सुप्रीम कोर्ट में मैटर डिसाइड होता है कंसेंसस से, ठीक है। अब इसमें जो रिमूवल है इलेक्शन कमीशन और CAG, इनका रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है। ग्राउंड क्या होता है, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। प्लेजर प्रेसिडेंट नहीं लगता है, क्योंकि जज का सुप्रीम कोर्ट की तरह हो तो कहाँ से लगेगा। एनी इलेक्शन कमीशन और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से ही इलेक्शन कमिश्नर हटाए जा सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर या फिर रीजनल कमिश्नर हटाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये फ्लॉज है, मतलब ये कहा जाता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका तो बढ़िया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा रहा है, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उसके लिए तो बढ़िया नहीं है, उसमें तो केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से हटा दिया जाएगा। तो ये मांग की जाती है कि इस बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अदर वाले और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इन सबको भी रिमूवल का मैनर ऐसे ही करो जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, ठीक है। सम फ्लॉज इन इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस उतनी स्ट्रांग नहीं, उस पर कुछ फ्लॉज हैं। क्या है, क्वालिफिकेशन एंड टर्म ऑफ ऑफिस नॉट प्रिस्क्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये प्रिस्क्राइब ही नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या टर्म ऑफ ऑफिस होगा, ठीक है। एंड डू नॉट, और दूसरा क्या है, दे कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट डिबार फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, ठीक है। मतलब इनका जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, अब जैसे क्या इनका फर्दर अपॉइंटमेंट का इनका चांस रहता है, जैसे लेडी है गवर्नर बन जाती है, तो ये इनका रहता है कि ये इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को फेवर कर सकता है, रूलिंग पार्टी को, ताकि इनको बाद में अपॉइंटमेंट मिल जाए,
ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट डिबार्ड फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर। पावर एंड फंक्शन क्या है? पावर एंड फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडवाइजरी है एंड क्वाजी जुडिशियल है। क्वाजी जुडिशियल फंक्शन, तीन तरह फंक्शन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जब इलेक्शन कमिश्नर इलेक्टोरल रोल बनाता है, लोगों के नाम चढ़ाता है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। एडवाइजरी मतलब जब प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। क्वाजी जुडिशियल मतलब जब वो निर्णय लेता है कि इलेक्शन सिंबल किसको डिस्प्यूट होने पे कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, तो उस तरह फंक्शन क्वाजी जुडिशियल में आ जाएंगे। ठीक है, अब समझो। एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, बाइंडिंग है ये। ठीक है, देखो दो जगह बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं, याद रखो। जब सुप्रीम कोर्ट जब इंक्वायरी करता है यूपीएससी के मेंबर के मिसबिहेवियर पे, और तब जो एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, तब भी बाइंडिंग होता है। और जो इलेक्शन कमिश्नर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए को देता है एडवाइस, वो भी बाइंडिंग होता है। ठीक है, एडवाइस टू गवर्नर ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, जब इलेक्शन कमिश्नर एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन पे एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होता है। और जब गवर्नर को एडवाइस देता है ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, तो भी बाइंडिंग होता है। एडवाइस टू प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड आफ्टर 1 ईयर के बाद इलेक्शन कमीशन को ये तय करना होता है कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि नहीं, इलेक्शन करवाया जा सके कि ना करवाया जा सके। इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, सही है। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, स्टेट लेवल पे इससे हम असिस्ट करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से। अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अपॉइंट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट में फिक्स द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड इन दैट रिस्पेक्ट बाय द पार्लियामेंट। फिक्स कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अब आते हैं और फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस कमीशन FC लिखा हुआ है, F से 4 होता है, FOUR 4। ठीक है, C से चेयरमैन प्लस 4 मेंबर की बॉडी है FC। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में आर्टिकल 280 है और क्या है? क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, टर्म नो स्पेसिफाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई टर्म स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन एवरी 5 ईयर या फिर उससे पहले भी कर सकता है अगर नेसेसरी है तो। कंपोजिशन क्या है? C+4 मतलब चेयरमैन रहेगा और 4 मेंबर रहेंगे। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। पीरियड टू होल्ड ऑफिस स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कितने पीरियड के लिए होल्ड करेगा ऑफिस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा होता है। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, अब देखो इलेक्शन कमिश्नर और फाइनेंस कमीशन दोनों ही एलिजिबल फॉर, इलेक्शन कमीशन फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, इलेक्शन कमीशन फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए, और फाइनेंस कमीशन रीअपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए है, देखो फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉराइज पार्लियामेंट टू डिटरमाइन क्वालिफिकेशन एंड मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ। ठीक है, तो प्रेसिडेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया पार्लियामेंट को कि तुम डिटरमाइन करो कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और मैनर ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का। सो पार्लियामेंट ने एक्ट कौन सा बनाया है? फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। ठीक है, उसके अंतर्गत ये हुआ कि जो चेयरमैन रहेगा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। जो अदर मेंबर रहेंगे 4, उसको में एक बंदा हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर क्वालिफाइड हो हाई कोर्ट जज बनने के लिए। दूसरे बंदे को स्पेशल नॉलेज होना चाहिए ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तीसरे बंदे को फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथे बंदे को स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। फंक्शन क्या आता है, क्या ये लोग करते हैं? रिकमेंड करते हैं। प्रेसिडेंट क्या चीज़ रिकमेंड करते हैं कि टैक्स प्रोसीड को कैसे डिवाइड करोगे सेंट्रल स्टेट के बीच में, ग्रांट इन एंड स्टेट को क्या दिया जाएगा, और प्लस ये भी बताना होता है कि कैसे स्टेट के फंड्स को ऑगमेंट कर सकें जिससे कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं उनको ज़्यादा फंड जा सकें। ठीक है, ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को करते हैं। ये ऑल्सो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भी सजेस्ट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को कि कैसे रिसोर्स शेयर करे जिससे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को ज़्यादा पैसा मिल सके। ठीक है, इनके कुछ एडवाइजरी रोल भी होते हैं,
फाइनेंस कमीशन जो एडवाइजरी रोल होता है वो कोई बाइंडिंग नहीं होता, केवल एडवाइजरी रोल है ना, तो बाइंडिंग कैसे हो सकता है। अब देखो इलेक्शन कमीशन है उसका फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है और फाइनेंस कमीशन का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो सैलरी एंड अलाउंस, सैलरी अलाउंस एंड रिमूवल का जो प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्लस CAG का, ठीक है, तभी हम EC AG ये और ये इनका सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है, जैसा होता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन दोनों ही कोई जुडिशियल बॉडी हैं। रिमूवल सैलरी बता ही दिए, EC CAG बराबर होता है। कौन कौन सी रिपोर्ट दी जाती है प्रेसिडेंट को, बजट की, CAG की, फाइनेंस कमीशन की, UPSC की, ठीक है। बजट, CAG, फाइनेंस कमीशन, UPSC, SC ST BC लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। टोटल 8 रिपोर्ट ऐसे याद कर लो। अब बता नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड BC, इसमें नेशनल कमीशन फॉर SC ST BC में आर्टिकल देख लो पहले। जो SC ST का जो कमीशन है वो 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 65 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। फिर 2003 में एंड इन 2003 सेपरेटेड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। 2003 में जो ये SC ST का जो इनका कमीशन था ये सेपरेट हुआ, ये दोनों अलग अलग बॉडी बन जाती है। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, ठीक है। और बैकवर्ड क्लास वाला कब, उसको कब कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस मिलता है, पहले तो वो स्टार्टिंग में स्टैट्यूटरी रहता है, फिर 102 मतलब 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था, 2018 में, ठीक है। देखो ये 2 इवन नंबर है, ठीक है। NC BC 2 2 4, 18 में 8 आता है, तो 2 गुणे 4 = 8, ठीक है, सब इवन नंबर है। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 उसके थ्रू ये इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। 338 और देखो SC ST BC ये सब किस पार्ट में है, पार्ट 16, ठीक है। आर्टिकल 338 का A, 338 का B, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है तीनों को। मेंबर क्या है, कुल 5 मेंबर रहेंगे, ये सब में कॉमन है 5 मेंबर, ठीक है। कौन, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर। टेन्योर क्या रहेगा, डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट लाइक इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। UPSC में स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन में स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और SC ST BC में टेन्योर डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। मिसलेनियस में समझ लो तीनों के पास सिविल कोड की पावर है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर SC में क्या होता है कि दे डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंग्लो इंडियंस एंड इंडियन कम्युनिटीज़, ठीक है। जो SC के राइट्स को तो ये लोग देखते ही हैं, वो सेम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी देखते हैं। और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो उसमें ये वो लोग ये भी देखते हैं कि मेजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा 1996, पेसा एक्ट कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है उसके बारे में देखता है। और वो ये भी देखते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, धीरे धीरे इसको कम किया जाए और फिर बाद में ख़त्म कर दिया जाए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। BC वाले सिविल कोड की तरह होते हैं, ये इनका ये रहता है पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के बारे में रिपोर्ट्स देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट प्लेस ऑल सच रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट एंड ऑल्सो फॉरवर्ड एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नर को, और गवर्नर प्लेस करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। अब अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये सरकारी वकील हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादा औकात नहीं होती। अब देखो ये दोनों हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया, और आर्टिकल इसमें 89 जोड़ दो, 165 है, ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। अपॉइंटमेंट AGI का होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, AGS का होता है गवर्नर के द्वारा। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन सिंपल है, जो AGI है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए क्वालिफाइड हो बनने के लिए, और एडवोकेट जनरल AGS है उसको होना चाहिए हाई कोर्ट का जज, ठीक है। तो समझ लो जो सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए जो क्वालिफिकेशन है कि 5 साल कम से कम हाई कोर्ट में जज की तरह काम करे और 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट की तरह काम करा हो, या फिर एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, ठीक है। तो
क्या क्वालिफिकेशन हो सकता, क्या क्वालिफिकेशन है? 5 साल हाई कोर्ट का जज, 10 साल हाई कोर्ट का एडवोकेट, एमिनेंट जूरिस्ट। एमिनेंट जूरिस्ट का क्लास केवल हाई सुप्रीम कोर्ट जज के लिए है, ठीक है। हाई कोर्ट जज में क्या होता है 10 + 10, इसमें सुप्रीम कोर्ट वाले में 5 + 10, तो 10 + 10 क्या चीज़ है? 10 साल स्टेट सर्विस में हो और 10 साल स्टेट सर्विस में हो और 10 साल स्टेट एडवोकेट रह चुका हो हाई कोर्ट में। टेन्योर फिक्स नहीं है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर पे डिपेंड करता है। सैलरी फिक्स नहीं है, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा या फिर गवर्नर डिटरमाइन करेगा। रिजिग्नेशन लेटर आप दोगे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, ठीक है, एजीएस वाले गवर्नर को देंगे। रिमूवल प्रोसीजर क्या है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ गवर्नर। मिसलेनियस में समझ लो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पार्ट है। ये क्या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इज नॉट फुल टाइम काउंसिल एंड डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। जो AGI है या फिर AGS है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इफ दे आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट सो दे कैन डू देयर प्राइवेट प्रैक्टिस, तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट ये नहीं है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट में ऑडियंस की तरह रह सकते हैं। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। ज्वाइंट सीटिंग में भी ये लोग जा सकते हैं, और किसी भी कमेटी में, पार्लियामेंट की कोई कमेटी में अगर ये मेंबर हैं तो वहाँ पर भी ये पार्ट ले सकते हैं। अगर ये मेंबर हैं तो पार्ट ले सकते हैं वहाँ पर भी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग्स और एनी कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट इन विच ही इज मेंबर। किसी कमेटी का ये मेंबर हो सकता है AGI, ठीक है। जिस कमेटी मेंबर होता है उस कमेटी में पार्ट ले सकता है, लेकिन इसको कभी भी राइट टू वोट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये MP नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पीपल का नहीं, इसलिए राइट टू वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। बट ये एंजॉय करेगा प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ को। क्यों? क्योंकि ये पार्ट ले रहा है ना सब में, इसलिए एंजॉय करेगा प्रिविलेज को और इम्यूनिटीज़ को जो MP को मिलती है। लेकिन ये MP नहीं, इसलिए राइट टू वोट नहीं मिलेगा इसे कभी भी। सेम विद AGS में भी है कि इनको ये एंजॉय करेंगे प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ अवेलेबल टू MLA, बट विदाउट राइट टू वोट, इनको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। अब बताए GST, फाइनेंस कमीशन, स्पेशल फाइनेंस कमीशन देख चुके हैं, ठीक है। GST समझ लो 239 में आता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही अपॉइंटमेंट होता है। कोरम मतलब जितने मेंबर उसमें आधे लोग हो तब कोरम स्टेब्लिश होगा। डिसीजन में 75% वोट चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जिसमें सेंटर को 1/3, स्टेट को 2/3, मतलब 75% वोट चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग में, जिसमें सेंटर के पास 1/3 आता है, स्टेट के पास 2/3 आता है। अब आता है लिंग्विस्टिक ऑफिसर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्ट माइनॉरिटी, 338 का B, ठीक है, 338 का B, 338 का B तो ये था, 338 का बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, इसको कंफर्म कर लेना बाद में, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर रिमूवल, ठीक है। स्पेशल माइनॉरिटी का कोई पता नहीं है, लेकिन रिमोट रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है।